ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आती दिखने लगी और देखते ही देखते वो करीब आ गई। उसके हॉर्न की तेज़ आवाज़ से दिल दहल गया, पर मेरी बाहें जैसे ट्रेन को गले लगाने के लिए फैल गईं और अब बस उस ट्रेन के मेरे शरीर से टकराने के कुछ ही पलों का वक्त था और मेरे कदम भी पटरी पर उसी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे, मानो चाह रहे हों कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए। जब उस ट्रेन की खौफनाक आवाज़ ने मुझे मेरी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर दिया, तभी एक ज़ोर के धक्के ने मुझे पटरी की एक तरफ धकेल दिया। मैंने मुड़कर देखा, ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजर रही थी और उस पार कोई था जिसने मुझे धक्का देकर पटरी से हटाया था। उसकी नज़र में चाहे उसने मेरी जान बचाई हो, लेकिन मैं तो यहाँ खुद ही मरने आया था। ये क्या कर रहे थे? पागल तो नहीं हो? बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अगर एक सेकंड भी और होता ना तो। उसने मुझे जबरन उठाया और पूछा। मेरे सामने एक लड़की थी, चीखती हुई मुझ पर। मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, बस एक तरफ जाने लगा और मैंने मन में सोचा, आज मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। मैं खुद में ही डूबा चल रहा था कि उसने पीछे से आकर मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। क्या कर रहे थे ट्रेन के सामने? मरने का शौक है क्या? मेरे मुंह से परेशान होकर ये निकल गया। तुमने क्यों रोका? चैन से कोई मर भी नहीं सकता है क्या? आसपास सारा इलाका शांत था। शाम के इस वक्त इधर ज़्यादा लोग नहीं आते थे, पर न जाने ये कहाँ से चली आई। मेरी बात सुनकर बोली, अच्छा तो तुम मरने आए थे? तुम तो सच में पागल हो। कहीं पागल खाने से तो नहीं भागे हो? मैंने एक नज़र उसे देखा और बोला, तुम कौन होती हो ये कहने वाली? और यहाँ सुनसान जगह में अचानक से क्यों आ गई? मैं तो अकेला था। देखो पागल मत बनो, खुदकुशी करना गैर कानूनी है, उसने मेरे बराबर में चलते हुए कहा। मैंने रुककर उसे देखा और कहा, अगर एक बार और पागल कहा ना तो देख लेना, और मेरे मरने की बात किसको सजा देगा ये कानून? उसने गुस्से से कहा, अरे ऐसी क्या आफत आ गई जो मरने चले हो? क्या इंसानों की परेशानियां नहीं होती हैं तो क्या सब मरने चल देते हैं? मैं खामोश रह गया, कुछ कहा नहीं। कहीं ना कहीं यही तो मैं भी कह रहा था खुद से कि क्यों मरना चाहता हूँ, क्यों मरने चला था। वो लड़की अजनबी थी, फिर भी दुनिया का हवाला देकर समझाने की कोशिश ही तो कर रही थी। वो आगे बोली, क्या लगता है अगर आज मर जाते तो क्या जो भी तकलीफ दर्द है उससे छुटकारा मिल जाता, या फिर अपने पीछे तुम अपनों को दर्द और तकलीफ देकर चले जाते? उसने मुझे चलने से रोका और सामने आकर आंखों में देख कर कहा, अगर आज ट्रेन के बीच आकर मर जाते तो शायद कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, नाम क्या है, कहाँ से हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो ये जानती ना कि ना जाने कहाँ चला गया वो। एक रात के बाद से लौट कर घर ही नहीं आया। वो इस दर्द और सवाल के साथ जीते कि कहाँ है, क्या हुआ उसे। उसने एक बार और मुझे समझाने के लिए कहा, देखो हमें नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या परेशानी है जो ऐसा करने चले थे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा ये तो सोचो। अरे इस दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस तुम्हारी फैमिली और अपनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं उसे देखता रहा, जो 2 कदम दूर से इस ढलती शाम में मुझे वो बातें बता रही थी जिनको मैं अब तक भूल बैठा था। मैंने मायूसी से कहा, मुझे माफ़ करना, तुम्हें गलत कहा मैंने। तुमने तो बचाया है और समझाया भी, लेकिन मैं आज ऐसा करने नहीं आता अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा होता। मैं एक कदम उसके करीब गया और बोला, पता है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है विश्वास का टूटना। इसके बाद आदमी ज़िंदा कहाँ रह पाता है। जिस तरह सांप के काटने से आदमी तकलीफ़ में मरता है, उससे भी ज़्यादा विश्वास के टूटने से तकलीफ़ होती है। मैंने कहीं दूर देखते हुए कहा, विश्वास में ही विष है जो जीवन की मिठास को नीम की कड़वाहट में बदल कर रख देता है। मैं उसे देखकर बस बेमन मुस्कुरा भर दिया। वो बिना कुछ कहे बस देख और सुन रही थी मुझे। मैंने चलना शुरू करने से पहले उसे एक बार फिर सॉरी कहा और एक तरफ चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने फिर आवाज़ दी और साथ में चलने लगी। फिर उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो मरने का प्रोग्राम कैंसिल ना? मैं बस हंस के बोला, हाँ कैंसिल। उसने कई बार यही पूछा और मैं ना आने का वादा करता रहा। फिर उसने कहा, हमारा नाम आसना है, एक न्यूज़ रिपोर्टर। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा तभी तो इतना तेज बोलती हो तुम। वो हंसने लगी और बोली, हमें यहाँ काम था कुछ,
लौट रहे थे कि देखा एक बेवकूफ़ बाहें फैलाए ट्रेन के सामने खड़ा हो रहा था। तभी तो भाग कर आए, अगर नहीं आते तो सोचो। मैंने शर्मिंदगी से कहा, आसना तुमने ठीक कहा कि प्रॉब्लम किसी नहीं होती, लेकिन सच कहूँ तो मैं यहाँ मरने के इरादे से नहीं आया था। बस इधर ऐसे ही चलता हुआ आ गया था। फिर ना जाने क्या क्या सोचकर अपसेट हुआ और फिर नादानी करने चल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो अब से अकेले नहीं जाना कहीं। मैंने जवाब देते हुए कहा, आसना तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इस सीरियस बात पे भी हंसने की वजह दे रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये तो है, सभी कहते हैं। तुमने भी कह दिया तो और यकीन हो गया। शुक्रिया। थोड़ी देर तक चलने के बाद हम मेन रोड की साइड में चल रहे थे अब कि उसने पूछा, वैसे बुरा ना मानो तो क्या वो बात शेयर करना चाहोगे जिसकी वजह से परेशान थे? मैंने उसे देखकर कहा, यह बात उस पर निर्भर करती है कि कौन जानना चाहता है, तुम या एक रिपोर्टर। उसने पूछा, मतलब? मैंने कहा, मतलब कि तुम पूछोगी तो सही है, लेकिन रिपोर्टर पूछेगा तो हर बात की तरह तह में जाने की कोशिश करेगा। वो हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, हम ही पूछ रहे हैं, और वैसे भी ऑफिस तक ही रिपोर्टर हूँ, ड्यूटी के बाद नहीं। तो चलो बताओ। फिर उसी ने एक तरफ देखकर कहा, रुको कैफ़े में चलते हैं, वहीं बात हो सकती है। मुझे उसकी मुस्कान बहुत भा रही थी। उसका हमदर्दी जताना किसी बहुत अपने का एहसास करा रहा था। कुछ देर बाद हम कैफ़े में एक दूसरे के सामने कॉफ़ी लिए बैठे थे और उसने कहा, बताओ। कैफ़े में बैठे हुए मैंने एक नज़र बाहर आते जाते लोगों पर डाली तो जैसे गुजरा वक्त सामने चला आया हो। मैंने कहना शुरू किया, क्या कहूँ या कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता। यूँ तो ज़िंदगी के 24 साल जी चुका था, लेकिन जब दिल में कोई चला आया तब शायद जीने का मतलब समझ आ गया था। वो मेरे बचपन की दोस्त थी। इतने सालों के बाद उससे इस तरह इस शहर में मिलकर बहुत अच्छा लगा था। ऐसा जैसे किसी बहुत अपने से जा मिला हूँ। वो यहीं किसी कंपनी में नौकरी करती थी और मैं तो यहाँ अपने अंकल के एक बिजनेस को संभालने इस शहर में जल्दी ही आया था। उसके मिल जाने से हम फिर बचपन की तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे थे। कुछ तो बचपन का असर था जो वो मुझे इतना पसंद आने लगी थी। उसका मुझे छेड़ना, हंसना हंसाना, उसकी हर एक बात मुझे उसकी ओर ले जा रही थी। लेकिन उसकी दोस्ती और मेरे दिल दिल में आया प्यार जद्दोजहद में थे। मैंने उससे दोस्ती न टूट जाए इस डर से अपने दिल की बात नहीं कही थी अभी तक। साल भर बीत गया इसी तरह, और वो मुझसे अपने ऑफिस के बाद मिला करती थी। हमारी शाम कभी मूवी तो कभी कैफ़े में बीत जाती थी। उसका नाम नहीं बताओगे? मैंने सामने देखा, आसना ने सवाल किया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि नाम नहीं बताया मैंने। उसका नाम सामिया था। वो मुस्कुराई और आगे सुनने लगी, तो मैंने कहना शुरू किया, उस साल वैलेंटाइन डे पर मैंने उसे प्रपोज़ करने का सोच लिया था। वैलेंटाइन की शाम उसे लेकर मैं एक होटल गया था, जहाँ ख़ास बुकिंग की थी मैंने। उसे मौका देकर इज़हार कर दिया। उसका चेहरा तो वहाँ आने के बाद से ही बता रहा था कि वो जानती है अब आगे क्या होने वाला है। उसने हाँ करते हुए भी मुझे कहा था, तुम बहुत बुद्धू हो, रास्ते पर कहते आए कि कुछ स्पेशल है, तो पता तो पहले ही चल गया था। बहुत खुशी की थी वो शाम। मुझे लगा अब जैसे दुनिया की सारी खुशी आंखों के सामने है। मैंने मेरे अंकल से सामिया को मिलाया। उन्हें तो और भी खुशी थी कि अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसी साल का वैलेंटाइन डे था ना? आसना ने कॉफ़ी मग सामने रखते हुए पूछा। मैंने उसे देखकर जवाब में कहा, हाँ। उसने कहा, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। फिर तब से अब तक ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने के बारे में सोचने लगे? आसना संजीदा थी। मुझे उसकी हमदर्दी काफ़ी पसंद आ रही थी। मैंने उसे कहा, वक्त बदलते देर कहाँ लगती है आसना? मुझसे बेहतर तुम जानती हो। आखिर तुम एक रिपोर्टर हो। न जाने कितने किस्से सुने होंगे, कितने चश्मदीद से हाथ से पूछे होंगे तुमने। उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखकर मुझे सुनाती रही। मैंने आगे कहना जारी रखा, शुरू में सब ठीक था। ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें बदलाव बहुत जल्दी आया था। उसकी जॉब मैंने अपनी ही कंपनी में करवा दी थी, अंकल की मदद से।
लेकिन उसने काम पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। वो अब मांगे करती थी। बड़ी बड़ी मांगे जो मैं अपनी हद में रहकर पूरा तो करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कभी कि मैं क्या चाहता हूँ। ऐसा ही चलता रहा और फिर जो 2 महीने पहले हुआ वो शायद किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई दर्द या तकलीफ़ की बात नहीं है। यह एक भरोसा और विश्वास का टूटना है। कितना भरोसा था मुझे उस पर, कितना चाहता था उसे, लेकिन बस एक पल लगा मेरा विश्वास टूटने में। आसना ने पूछा, क्या हुआ था? उसने मेरी आंखों को नम होता देख लिया था। शायद वो ये भी समझ गई थी कि विश्वास के टूटने से मेरा क्या मतलब है। फिर भी मैंने उसे बताया। सामिया और मैं साथ ही में रहते थे, एक ही फ्लैट में। एक दिन मुझे अंकल के कहने पर कहीं मीटिंग के लिए जाना था, जिसमें 2 या 3 रोज़ लगने ही थे। जाने वाली शाम को मैंने घर से निकलते वक्त सामिया से कहा था, तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। उसके चेहरे पर हाथ रखकर मैंने जब ये कहा तो वो गले लगकर बोली थी, तुम क्यों जा रहे हो? कितना अकेले हैं अब हम। मैंने उसे प्यार से कहा था, बस मीटिंग के बाद हम कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। अब खुश। घर से निकलकर एयरपोर्ट पर आए मुझे आधा घंटा हो गया था। वक्त 10 बजने के आसपास का था। मैंने एक कॉल सामिया को किया और उसे बताया कि वो सो जाए, मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। लगभग 10:30 बजे के बाद मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन तभी अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, आने की ज़रूरत नहीं है, घर वापस लौट जाऊँ। यह सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। मैं एयरपोर्ट से बाहर आया और सोचा कि सामिया को ये खबर दूँ या नहीं, लेकिन फिर मैंने उसे कॉल नहीं किया और घर के लिए चल दिया। उस वक्त लगभग 11 बज चुके थे और घर तक जाते जाते आधे घंटे से ज़्यादा तो लग ही जाना था। जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा तो 12 बजने ही वाले थे। मैंने अपने फ्लैट को दूसरी चाबी से खोला ताकि सामिया की नींद ना खुल जाए। मैं फ्लैट में दाखिल हुआ और संभल कर आगे बढ़ा। कोई आवाज़ नहीं करना चाहता था मैं। यह कहकर मैं चुप हो गया तो आसना ने मुझे चुप देखकर पूछा, चुप क्यों हो गए? बताओ क्या हुआ था? मैंने उसे देखा और अपनी भीगी नज़र छिपाते हुए बोला। मैं जैसे ही बेडरूम के करीब पहुंचा तो कुछ अजीब आवाज़ों ने मुझे घेर लिया। वो आवाज़ें बेडरूम से आ रही थीं। उन आवाज़ों में सांसों की तेज़ी और चूड़ी की खनक एक ताल में आ रही थी। सब समझ कर भी मैं बुत बना खड़ा रहा, जैसे मेरे अंदर का सारा खून सूख गया हो। गुस्सा अब सर पर हावी होने लगा। ऐसा मन किया कि अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाऊं और सामिया और जो कोई भी दूसरा है उन दोनों को मार दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं तो उस दिन खुद से भी हार गया था। दिल बस टूटा होता तो शायद कुछ और बात होती। भरोसा टूट गया था। कुछ पल खुद को संभालने में लगे मुझे। फिर मैं फ्लैट के बाहर आकर बैठ गया। आसना गंभीर थी मेरी बात सुनकर। मैंने आगे कहा, उस रात बैठे बैठे ही सुबह को आते देखा था मैंने। सुबह 6 बजे मेरे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। मैं कहीं छिपकर देख रहा था। पहले सामिया का वो साथी निकला जो उसके पहले की जॉब में उसका हेड था, और उसके पीछे से सामिया ने उसे कहा था, अभी 2 दिन और हैं, हम इसी तरह मिल सकते हैं। आसना ने मुझे देखकर कहा, तुमने कुछ किया नहीं? मैंने एक नज़र आसना को देखा। उसे मेरे गम का एहसास था। मैंने आगे कहा, मैं कुछ मिनट बाद दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा खोलते ही सामिया के मुंह से निकला, अभी तो। फिर मुझे सामने देखकर बौखला गई और नज़रें झुकाकर इधर-उधर की बातें करने लगी। सब छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने बस इतना ही कहा, छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग कैंसिल होने के बाद देर रात ही मैं घर लौट आया था और जो देखा सुना वो बयां करना मेरे बस का नहीं है। उसके सामने मेरी आंखों से बहते आंसू सवाल करते रहे कि क्यों, आखिर क्यों और ये सब कब से। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसकी शर्मिंदगी उसे कहने से रोक रही थी, या फिर शायद अब उसे मेरे दिल का ख्याल रखने का सोचना ही नहीं था। आसना चुप थी। ये सुनकर मैंने ही आगे उसे सब बताया। सारा दिन कयामत बनकर टूटा था मुझ पर। मैं बालकनी में खड़ा बीती जिंदगी को सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ, कि तभी पीछे से सामिया ने आवाज़ दी। उसे सुनकर भी मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन उसने आगे कहा, हम जा रहे हैं। मैंने पलटकर उससे कहा था, कहाँ जा रही हो?
उसने नज़रें झुकाए कहा, हमें माफ़ कर देना, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत नहीं था। वो हमें पसंद है, हम एक दूसरे को चाहते हैं। एक पल चुप रहा मैं, और फिर मैंने उससे सवाल किया, तो फिर मेरे साथ? उसने बात काटते हुए आगे कहा, सामिया, तुम जब मिले उस वक्त हमें ज़रूरत थी एक दोस्त की और पैसों की। तुमने दोनों ही पूरी कर दी थी। बस ये नहीं अंदाज़ था कि तुम हमें प्यार करते हो, लेकिन तुमसे इतने वक्त बाद मिलकर तुम्हारे इज़हार को मना नहीं कर पाए हम। मैंने गुजारिश की उससे, मत जाओ, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, तुम भी भुला दो और एक नई शुरुआत करो। उसने जवाब में बस ये कहा, शुरुआत तो करनी है हमें, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें बहुत दुख पहुंचा दिया हमने। अब जब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें माफ़ कर देना। मैंने क्या क्या नहीं कहा उसे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकी। चली गई मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से, लेकिन काश वो मेरे दिल से भी ऐसे ही चली जाती, क्योंकि अभी वो मुझ में ही है कहीं। हंस भी नहीं सकता और उसे याद करके रोना भी नहीं आता। आखिर क्या करूं? परेशान हो गया हूं। सर बिल, बेटा टेबल के पास आकर बोला। मैंने उससे बिल ले लिया तो आसना ने कहा, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में एक नरमी सी थी और उसके चेहरे पर एक हमदर्दी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। मैंने एक हल्की मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की और उसे देखने लगा। बिल भरने के बाद हम एक बार फिर उसी रास्ते पर थे। कुछ देर बस हम चलते रहे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर आसना ने कहा, तो यही वजह थी? मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन अपनी उस बेवकूफ़ी के लिए शर्मिंदा हूँ। कुछ देर और चलकर हम बस स्टॉप पर पहुँचे। एक बस को आता देखकर आसना ने कहा, हमारी बस आ रही है, तुम फिर मिलोगे ना? उसके लहजे में एक चिंता फिक्र जैसा कुछ था, जो मुझे ना जाने क्यों थोड़ा सा अच्छा महसूस करा रहा था। मैंने जेब में हाथ डाले हुए कंधे उचकाकर कहा, शायद, या फिर इस भीड़ में मिल ना पाएं। आसना बस की तरफ बढ़ी और फिर पलटकर उसने मुझे अपना कार्ड दिया, ताकि हम अगली बार मिल सकें। जाते जाते भी 2 बार कहकर गई कि फिर दोबारा वही हरकत नहीं करना। वो चली गई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे आखिरी मुलाकात नहीं है हमारी। आसना से दूसरी मुलाकात में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यूं ही एक दिन एक पार्क में उसे अकेला बैठा देखकर मैं उसकी तरफ हो लिया। वो खामोश बैठी किसी ख्याल में खोई हुई थी। मैंने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अरे वाह, इतना बोलने वाली लड़की इतनी खामोश भी हुआ करती है। उसने नज़रें उठाकर देखा और पहचान कर बोली, तो आप हैं जनाब, यहाँ कैसे? और कैसे हैं? मैं उसके बगल में बैठता हुआ बोला, बस यहीं से गुजर रहा था। वैसे अक्सर इस पार्क में आता हूँ, अभी तुम्हें देखा तो चला आया। तुम आज उदास लग रहे हो? आसना ने बेझिझक सवाल किया। मैंने जवाब दिया, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। वो हंसते हुए बोली, अरे मजाक था, तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो। देखो जनाब, ये दुनिया है, हल्के में रखो, बोझ कम लगेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ऐसा किस महान ने कहा है? वो एक पल सोचकर बोली, ये आसना ने कहा है, कहकर ठहाके लगाकर हंसने लगी वो। उसके साथ मुझे भी हंसी आ गई। न जाने उसके बस मुस्कुराते चेहरे में क्या जादू था, जो ज़िंदगी की परेशानी और गम को भुला दे रहा था और खिलकर हंसने की आज़ादी भी दे रहा था। अच्छा, कल फ्री हो क्या? अचानक ही आसना ने पूछ लिया। मैंने कहा, कल क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, कल हैदराबाद जाना है, तुम चलोगे? मैंने अजीब तरह से उसे देखा तो वो बोली, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? मैंने असमंजस में उसे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम बस अभी मिले हैं? और उसने मेरी बात बीच में ही रोक दी और खुद उठी और अपना बैग लेकर बोली, क्या यार, कभी बिना प्लानिंग के कुछ किया है? वहाँ मुझे जाना है, एक छोटा सा काम है और काफ़ी वक्त है। अगर मुझ पर भरोसा है कि तुम्हारा किडनैप नहीं करेंगे हम, तो कल तैयार रहना। वो बिना मेरा जवाब सुने चली गई। उसके जाने के बाद भी मेरे होठों पर उसकी दी हंसी बनी रही। उसका बेबाक अंदाज न जाने क्यों मुझे बहुत भा रहा था। अगले दिन वो एक प्राइवेट गाड़ी में आई थी और कुछ ही देर में हम हैदराबाद के रास्ते पर थे। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रही थी। पता नहीं क्यों मेरी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। खुली खिड़की से आती हवा उसके बालों को लहरा रही थी।
उसकी लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिसे वो सर को झटक कर हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मदहोश करने वाली आंखें भी कम नहीं थीं। सामने नज़र किए उसकी आंखें मेरे मन को अपने बस में किए जा रही थीं। क्या सोच रहे हो? आसना ने अचानक ही सवाल किया। एक पल लगा मुझे जवाब देने में। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसी की याद आ रही है? आसना ने अपनी बात रखी। मैंने मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अब किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं लगती है। उसने अपनेपन से कहा, भूल जाओ उसे। आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है। जिस तरह उसने अपना रास्ता चुना, तुम भी अपनी खुशी चुन सकते हो। उसके अल्फाज जैसे बहुत कुछ लिए थे अपने अंदर। मैं भी तो यही सोच रहा था कि मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रहा, जिसने मुझे भुलाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया। अब कहाँ खो गए? आसना ने फिर सवाल किया। मैंने उसे देखकर कहा, कहीं नहीं। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखकर कहा, कुछ सुनोगे? सुनाएं? मैंने पूछा। क्या? तुम शायरी करने वाली हो अब? वो हंसते हुए बोली, नहीं, एक कविता है। अच्छा, मैंने कहा। तो उसने सुनाना शुरू किया। वो गाने लगी। ये ज़िंदगी है बड़ी सही, दिया मुझे जो सोचा नहीं, आँखों में लेके ये छोटे सपने, चलूँ गलत कभी सही। वो गुनगुनाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वो कविता की लाइन जैसे मेरे लिए ही गा रही थी। इसी तरह सफ़र भी कट गया और हैदराबाद आ गया था। आसना की बातों में हैदराबाद का काफ़ी जिक्र था। उसने बताया था, यहाँ क्या देखने के लिए है, क्या कितना पुराना है और ना जाने क्या क्या। आसना की बातों में उसका काम झलकता था कि उसे अपना काम कितना पसंद है। हैदराबाद की शाम भी बाकी शामों की तरह ही गुजरती, अगर वो ना हुआ होता जो हुआ। उस शाम जब मैं आसना को इमारतों की फ़ोटो लेता देख रहा था, तो बस उसे देखता ही रह गया। मन में सवाल आने लगे थे कि क्यों मेरी नज़रें उसके चेहरे से हटना नहीं चाह रही थीं। क्यों उसकी बातें इतना सुकून देने लगी थीं? ऐसा क्यों था? समझना मुश्किल होता जा रहा था मेरे लिए। आसना के साथ रास्ते पर चलते हुए जब किसी ने आसना पर कुछ कहा, कुछ गंदा कमेंट किया, तो सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने ऊपर अपने ही गुस्से को हावी होने दिया ताकि उसे सबक सिखा सकूं। लेकिन इतना गुस्सा, ये सब क्यों कर रहा था मैं? आसना तो मुझसे बस अभी मिली है, तो कैसे उसके लिए मेरे दिल में कुछ आ सकता है? कुछ लोग और आ गए और लड़ाई रोकने लगे। किसी तरह आसना मुझे वहाँ से ले आई और दूर एक जगह पर वो रुकी और उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ था अभी? ऐसे लोग तो हर जगह हैं, जो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। सबको जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इतना गुस्सा क्यों था तुम्हारा? मैंने खुद को बचाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? उसने तुम पर क्या कहा था? वो बोली, सुनो, किसी के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें गुस्से में इस तरह देखकर हमें अच्छा नहीं लगा। आसना ने यह कहते वक्त अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। उसका इतने करीब होना मेरे अंदर कुछ एहसास जगा रहा था, कुछ नए और जाने पहचाने से एहसास। आई एम सॉरी, मैंने कहा, तो आसना खुश हो गई। उसी शाम हम लौट आए। वापस आकर हम बस अपने अपने रास्ते जाने ही वाले थे। अच्छा, अपना ख्याल रखना और सुनो, संडे को मिलते हैं, आसना ने कहा और जाने को हुई। पर मैंने पीछे से कहा, नहीं, अब नहीं मिल पाऊँगा। मेरी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, जैसे जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कहना नहीं चाहता। वो रुक गई, मेरी तरफ पलटी और बोली, क्यों, यह क्या कह रहे हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आसना, मैं और तुम इस तरह मिलते हैं, समझ रही हो ना? आसना ने एक नज़र खामोशी से देखा, फिर मेरी नज़रों में देखकर कहा, अच्छा, हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो जो है वो सच में है तो? मैंने 2 कदम पीछे लिए और ख़ुद को कंट्रोल में रखकर कहा, इसी वजह से मैं और मिलना नहीं चाहता। देखा ना, बस 2 ही मुलाकातों में कितना करीब आ रहे हैं हम। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? आसना ने प्यार से कहा, तुम्हें किस बात का डर है? अगर हम करीब आ रहे हैं तो एक दूसरे को अच्छा भी लग रहा है, तो ये दूरी क्यों ना ख़त्म कर दें? तुम्हें क्या लगता है 2 दिन की पहचान कोई रिश्ता नहीं कायम कर सकती हैं? मैंने उसे नज़र चुराकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई 2 मुलाकात सच्चे रिश्ते जैसी बुनियाद नहीं खड़ी कर सकती। उसने मासूमियत से कहा, तुम नहीं समझ रहे, तुम्हें मोहब्बत थी किसी से
ये एक आज की दुनिया है, आगे बढ़ना सीखो। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं आज भी उसे चाहता हूँ, फिर चाहे उसने धोखा ही क्यों ना दिया हो। उसने प्यार से कहा, तुम्हारी नज़रें बता रही हैं तुम क्या चाहते हो और किसे चाहते हो। अच्छा, नज़रें पढ़ना कब से इतना आसान हो गया कि एक अजनबी लड़की मुझसे ऐसा कह रही है। मेरी बात में तंज था। आसना ने कहा, तुम्हारे ये लफ्ज़ ही कह रहे हैं कि हम अब अजनबी नहीं हैं। तुम्हारी नज़रों में प्यार है, लेकिन अब उसके लिए नहीं है। तो किसके लिए है, ये भी बता दो। मैंने बेमन ही सवाल किया। उसने आंखों में देखकर कहा, तुम्हें हमसे मोहब्बत है। मैंने सीधा मुँह करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने कहा, तुम घबराते हो, लेकिन तुम भी चाहते हो कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ो। पता नहीं आसना इतना क्यों कुछ कह रही थी और मैं जवाब भी दे रहा था। मैंने कहा, आगे तो मैं बढ़ूंगा, लेकिन बिना कुछ भूले और बिना किसी को अपनाए। आसना ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हमें है तुमसे लगाओ, हाथ थाम लो और चलो आगे बढ़ते हैं सब कुछ भुलाकर। मैंने परेशान होकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे कांटेक्ट मत करना, बाय। आसना ने रोका नहीं, पर उसने कहा, हमें तुम्हारे लौटने का इंतज़ार रहेगा। मैंने पलटकर कहा, मत करना, नहीं लौटूंगा। उसने प्यार से सवाल किया। कहा, ठहरो, बस इतना खुद से कह दो कि तुम चाहते हो हमें। ना जाने क्यों लाख कोशिशों की अपने मुंह से उसे ना कहने की, पर कह ना सका। बस बात को घुमाता रहा। ना जाने क्यों दिल मेरी बात सुन नहीं रहा था। लौट जाओ आसना, तुम्हारी बस आने वाली है, मुझे जाने दो, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। आसना ने बस इतना कहा, तुम नहीं समझ रहे हो कोई प्यार कितना गहरा या सच्चा है। यह उसकी उम्र तय नहीं करती। कोई बरसों का प्यार धोखे से टूट जाता है, तो कोई 2 पल में हुआ फिर उम्र भर रहता है। मानते हैं हम बस अभी मिले हैं, लेकिन इस वजह से हमारा लगाव तुमसे झूठा नहीं हो जाता। हमें तुमसे प्यार हो रहा है, जिसे हम रोकना नहीं चाहते। मैंने बस अलविदा आसना कहा और चला गया, बिना पलट कर देखे। जैसे मैं जानता था अगर मैं मुड़कर उसे देखूंगा तो फिर जा नहीं पाऊंगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। न जाने क्या चाह रहा था मन, आसना की तरफ बढ़ना या उससे दूर हो जाना। उससे दूर होने की बात से दिल थोड़ा और मायूस होने लगता है। अजीब कसमकस का एहसास लिए आई थी रात। कुछ ही दिनों में ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। मैंने अपने आप को थोड़ा और कामों में उलझाकर बिजी रखना शुरू कर दिया। जितना हो सकता उतना बिजी रहता, मगर फिर भी कुछ पल ऐसे होते, दिन में या शाम में, जब वासना का ख्याल ना जाने कहाँ से चला आता। किसी जगह उससे ना जा टकराऊं, इस डर से अपने रास्ते बदल कर आना जाना करता। देखते ही देखते वक्त भी अपना कारवां चलाता रहा और दिन हफ्तों में, फिर हफ्ते महीनों में बदलने लगे। लेकिन ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है। ये जब देखती है कि सब कुछ शांत और एक तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये हलचल करने के लिए किसी मोड़ पर खड़ी मिल जाती है और शांत सी ज़िंदगी में हलचल सी मच जाती है। कुछ ऐसा ही लिए ज़िंदगी मुझे एक मोड़ पर मिली। एक शाम घर जाने की जल्दीबाजी में मैंने मेट्रो का सहारा लिया और ऊपर लिखे सभी मेट्रो स्टेशनों को पढ़कर अपने स्टेशन के आने का अंदाज़ा लगा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई है आसपास, जिसे मैंने अब तक आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मन को एहसास हो गया कि शायद यहाँ वो है। मैंने अपनी नज़रों को कुछ अजनबी चेहरों से होकर एक तरफ देखा तो पाया जैसे दिल की कोई मुराद सामने खड़ी हो, जिसे दिल तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करने को तड़प रहा है, लेकिन दिमाग कहता है कि दूर रहो। वो आसना थी, अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसे देखकर यही लगता कि उसे अभी कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं मेट्रो में हूँ और उसे देख रहा हूँ। वो सब आपस में बात कर रहे थे। आसना को देखने के बाद मैंने कई बार कोशिश की अपनी नज़रों को उसके चेहरे से हटाने की, लेकिन नज़रें जैसे बगावत करना चाह रही थीं या जी भरकर उसे देखना चाह रही थीं। अगले स्टेशन पर आसना के सभी दोस्त उतर गए थे और वो अब अकेली खड़ी थी। कुछ और भीड़ कम हुई तो वो ठीक सामने थी वो अब मेरे। मैं मना रहा था कि इससे पहले वो मुझे देखे, काश उसका स्टेशन आ जाए और वो उतर जाए, क्योंकि मेरे स्टेशन को आने में अभी वक्त था। लेकिन मन की सोची हुई होनी में और किस्मत की घोनी में
बहुत बड़ा फ़र्क था। अगले ही पल उसकी भी निगाहें मुझ पर आ गई थीं और वो देख चुकी थी मुझे। नज़रों की उसकी नज़रों से टकराने के बाद ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हो, लेकिन होठों से नहीं। कुछ पल वो बिना पलके झपकाए देखती रही। मेरी कशमकश मेरी आंखें ज़ाहिर कर रही थी कि उसकी नज़र मानो कह रही थी कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, इस पुरानी ज़िंदगी को बदल कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर कुछ धीमे कदमों से वो मुझ तक आई और बोली, काश तुम खुद अपने होठों से वो कहते जो तुम्हारी आंखें कह रही हैं। इतना कहकर वो अगले स्टेशन पर उतर गई। गेट के बंद होने तक वो मुड़कर मेरी तरफ देखती रही। अगर मेरे शरीर पर दिल का बस होता तो अब तक आसना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया होता। लेकिन कमबख्त इस शरीर पर दिमाग का जोर चलता है, उस दिमाग का जो दिल के एक बार धोखा खाने के बाद से इन दिल के रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। लेकिन ये दिल क्या करे जिसने फिर एक दिल का रिश्ता एक शख्स से कायम कर लिया है। अब ये दिल और दिमाग मुझे दो रास्तों पर खींचते हैं। दिमाग का रास्ता सफ़र करने को कहता है और दिल का रास्ता हम सफ़र की तमन्ना कर चुका है। कई दिन और गुजर गए इन्हीं बातों को सोचते हुए। दिल में आसना के लिए भरोसा और लगाव तो था, लेकिन प्यार था या नहीं, ये एक दिन पता चल जाना था। एक दिन ऑफिस में खुद को कामों में उलझाए बैठा था मैं। मेरा एक दोस्त उसी वक्त अंदर आया और कुछ टीवी पर दिखाने लगा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, जिसमें किसी बम धमाके की बात बता रहे थे। यही आसपास की एक जगह पर ऐसा हादसा हुआ था। काफ़ी नुकसान होने की संभावना लग रही थी। न्यूज़ स्टूडियो की एंकर ने जब अपनी रिपोर्टर का नाम आसना लेकर ये कहा, आइए हम आपको धमाके की जगह लाइव ले चलते हैं, हमारी एंकर आसना के पास। यह सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ गईं और अब टीवी पर आसना लाइव थी। हाथ में माइक लिए वो आसपास की जगह का जायजा ले रही थी। मैंने अपनी नज़रें टीवी से हटानी चाहीं पर हटा नहीं सका। लेकिन तभी टीवी पर आसना का शूट करता हुआ कैमरा अजीब तरह की आवाज़ के साथ बंद हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद वापस न्यूज़ की स्टूडियो एंकर ने खबर दी, उसी जगह पर एक और धमाका अभी हुआ है, जिस वजह से हमारा कनेक्शन कट गया है। हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इतना सुनते ही मेरे पैर कांपने लगे। आसना वही है, ऐसा सोचकर ही दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहां जाने का फैसला कर लिया। बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मेरे पीछे मेरा दोस्त भी हो लिया। वो पूछता रहा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में हम गाड़ी में बैठे उस जगह के लिए निकल गए थे। करीब 1 घंटे के अंदर हम वहां पहुंच गए। इस भयानक मंजर में, उस जगह लोगों की भीड़ में मुझे किसी को ढूंढता देख दोस्त ने कहा, किसे ढूंढ रहा है तू? मैंने उसे बस उस रिपोर्टर को जो टीवी पर आ रही थी, यह कहकर आगे बढ़ गया। वो मंजर खौफनुमा था। हर तरफ अफरा तफरी, लोग जख्मी हालत में इधर उधर हो रहे थे। कुछ एम्बुलेंस की गाड़ियां और वहीं पर कुछ डॉक्टर जख्मी लोगों को देख रहे थे। यहाँ किसी का कोई अपना मारा गया था तो कोई अजनबी को बचाने की कोशिश में था। लोग जो ठीक थे वो जख्मी की मदद कर रहे थे। वहीं एक तरफ एक लिस्ट लिए एक आदमी था, जिसे लोग ये पूछते कि क्या उनका कोई अपना इस नाम से उस लिस्ट में है। वो लिस्ट उन खोए हुओं की थी जो अब तक मिल नहीं पा रहे थे। उन सब के बीच आसना के साथ कुछ हो जाने का डर अब मेरे चेहरे पर पसीना बनकर बह रहा था। न जाने कितने अपने यहाँ अपनों की तलाश में थे। कोई नाम बताकर उस लिस्ट के लिए आदमी से कहता कि क्या यह नाम है। वो पहले चेक करता, फिर ना कहकर ये बताता कि उस एक जगह जाकर देखो जहाँ मर चुके लोगों को रखा गया है। घंटों का वक्त गुजर रहा था। कुछ लोगों के साथ मिलकर मैं जख्मी लोगों की मदद करने लगा। एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से जख्मी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वक्त बोझ बना हुआ था यहाँ सब पर। आसना अब तक मुझे नहीं मिली थी और ना ही कुछ पता चला था। 5 घंटों की मौत और ज़िंदगी की लड़ाई से जूझने के बाद ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा सका था। आसना की तलाश मुझे अब हॉस्पिटल तक ले आई थी। यहाँ आते ही उसी अफरा तफरी के माहौल ने मुझे घेर लिया था। यहाँ भी वही जद्दोजहद जारी थी। अपनों की तलाशने की मेहनत, होठों पर दुआएं लिए लोग यहाँ वहाँ हो रहे थे। न जाने कितनों का कुछ पता नहीं था, न जाने कितनों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। लोगों को जनरल वार्ड में रखा है
यह जानकर मैं उस तरफ हो लिया। उसमें जितने लोग आ सकते थे उससे ज़्यादा वहाँ मौजूद थे। आसना को ढूंढता हुआ मैं हर तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। फिर एक उम्मीद की किरण दिखी। एक बेड के पास आसना के दोस्त खड़े थे, जिनको मैंने मेट्रो में उसके साथ देखा था। मैं तेज़ी से उनके करीब गया और घंटों की तलाश और डर का बोझ मेरी काँपती आवाज़ में साफ जाहिर होने लगा। मैंने पूछा, आसना कहाँ है? वो ठीक है? कहाँ है वो? उन सब पर बरस पड़ा था मैं, अपने सवाल लिए। मैंने गुस्से में सर पकड़कर कहा, कैसे उसे इस तरह के हालात में भेज दिया न्यूज़ वालों ने? उसे कुछ हो गया तो? मेरी आवाज़ में फ़िक्र झलक रही थी। हम ठीक हैं। यह सुनकर मैंने नज़रें घुमाई तो देखा आसना अपने हाथ पर पट्टी बंधवा रही थी। उसे देखकर एक गहरी सांस सीने में उतरी और मैं खड़े खड़े घुटनों पर बैठ गया। वो दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। तुम कैसे यहाँ आ गए? वो मुझे थामे मेरे कंधों पर अपना हाथ रखकर मुझे देख रही थी। मैंने हाँफती आवाज़ में कहा, टीवी पर तुम्हें लाइव देख रहा था। अचानक कैमरा बंद हो गया और न्यूज़ मिली कि एक और धमाका हुआ है। बस फिर मैं उस जगह गया, तुम्हें घंटों से ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल चला आया तो मेरी हाँफती सांसों और मेरे डर को आसना एक नज़र में समझ गई थी। आसना ने आगे बढ़कर गले लगा लिया और कहा, जिस वक्त दूसरा धमाका हुआ तब हम उस जगह से काफ़ी दूर थे। ये हाथ की चोट हमें रास्ते में लगी थी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद सब लौटने लगे। आसना की न्यूज़ चैनल की तरफ से जो गाड़ी थी उसी में मैं भी था। सब खामोश थे, वापस जा रहे थे सब। आसना मेरे सामने की सीट पर थी। उसकी दोस्त ने मुझसे पूछा, तो आप कब से ढूंढ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, दोपहर से। आसना ने नज़रें झुकाए हुए कहा, आई एम सॉरी, हमारी वजह से परेशान हुए। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। हम एक दूसरे को देखने लगे कि उसकी एक दोस्त ने मेरा जिक्र करते हुए आसना से कहा, तो यही है वो जनाब जिनका जिक्र करती रहती हो तुम। आसना बस चुप रही, कुछ कहा नहीं। मैं भी खामोश ही रहा। गाड़ी अपने ऑफिस जा रही थी, इसलिए आसना और मैं रास्ते में उतर गए और पैदल चल दिए। हम मेट्रो से लौटने वाले थे। रास्ते में चलते हुए जब नज़रें एक दूसरे को देख लेती तो एक हल्की मुस्कान चेहरे पर सुकून की तरह बिखर जाती। हमें क्यों ढूंढ रहे थे तुम? अब इसे हम क्या समझें? आसना ने पूछा। तो मैंने बस एक पल उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा। आसना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहा, हम सीरियस हैं। बताओ, आखिर तुम्हें हमसे प्यार नहीं या कोई बात रखना नहीं चाहते हो? तो क्यों आज इस तरह हमें ढूंढ रहे थे? क्यों परेशान थे? अगर सच में कुछ हो जाता तो क्या करते? मैंने बेचैनी से कहा, नहीं जानता क्यों तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। नहीं जानता कि तुमसे क्या है। तुम्हें दूर करता हूँ क्योंकि याद नहीं करना चाहता, और अगर तुम्हें देख लूँ तो लगता है तुमसे जुड़ रहा हूँ। और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद एक बार फिर मैं उसी पटरी पर जाकर खड़ा हो जाता, और इस बार तुम भी नहीं होती बचाने के लिए। वो मेरे करीब होकर गले से लग गई। उसकी आंखें भरी थीं और वो बोलती रही कि हमें पता है तुम्हें हमसे प्यार है। मैं उसे बाहों में भरता रहा, फिर भी कहता रहा कि नहीं है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। उसने रुआसी आवाज़ में भी मुस्कुराते हुए कहा, है, प्यार है, और जानते हैं करते हो। अब कह दो वरना। मैंने धीमे से पूछा, वरना क्या? वो एक तरफ हुई और फिर बोली, वरना, और फिर एक तरफ तेज कदमों से जाने लगी। मैंने पूछा, लेकिन जा कहाँ रही हो? उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, वहीं जहाँ पहली बार मिले थे हम। मैंने सवाल किया, लेकिन क्यों, किस लिए? एक बार तुम बनना चाहते थे, आज हम वहाँ जा रहे हैं। आसना बोली तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, तुम क्यों मरना चाहोगी? वो सीरियस होकर आंखों में देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्यों मरने का ख्याल बस तुम्ही को आता है? सिर्फ अपने दर्द और तकलीफ के बारे में सोचते हो। कभी हमारे बारे में सोचा है? तुमसे मिलकर हमें अच्छा लगा, पसंद आए, अपने से लगे। तुम्हें क्या पता जो दर्द तकलीफ तुम्हें है वो सिर्फ तुम्ही को है। तुम्हें हम चाहते हैं, लेकिन तुमने हमें खुद से दूर कर दिया। हम चुप रहे, तुमने दूरी बनाई तो हम भी दूर रहे, लेकिन तुमसे दूर रहना मुश्किल होता रहा हमारे लिए।
आसना ने प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहा। मानते हैं कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, धोखा किया, लेकिन ये गलत है कि तुम सबको उसी नज़र से परखो। तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार नसीब नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है दूसरी बार इश्क नहीं होता? कभी सोचा है कि जिसे तुम अपना दूसरा समझ रहे हो वो किसी का पहला भी है? जैसे तुम ठुकरा रहे हो, तुमने हमसे पूछा कभी? माना कि तुम हमें चाहते हो लेकिन अपना कल भूलना नहीं चाहते और ना अपनाते हो। लेकिन ये तो याद रखो कि हमारा तो पहला है ना। आसना की भरी आंखें देखकर उसकी सच्चाई मेरे जहन में उतर गई। उसका कहा सही था। हर एक अल्फाज मैं भी खुदगर्ज हो रहा था, उससे भी और खुद से भी। आसना ने सही कहा था कि कभी कभी पहला इश्क पहला नहीं हो पाता और दूसरा बनकर मिल जाता है। मैंने आसना के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम सही हो आसना। मैं ही अपने गुजरे कल के साथ उलझ रहा था, ना जी पा रहा था और ना ही जाने दे रहा था। तुमने सही कहा कि हम नहीं जानते कब हमें वो मिल जाए जो हमें मिलना है, अब वो चाहे पहली बार में हो या दूसरी बार में। मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी आसना, और आज एक वादा कर लो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहो, हमें सारे वादे कबूल हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, मुझसे ज़्यादा समझदार बनकर, और ये हाथ हमेशा थामे रहना। और हाँ, एक वादा एक बात और है। उसने नज़रें उठाई तो मैंने कहा, और उस पटरी पर मत जाना। वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी। आज भी वो उस दिन की तरह बहुत हसीन लग रही थी। पूरे चाँद की रोशनी उस पर उतर रही थी। वो करीब आई और धीरे से उसने कंधे से अपना सर टिका दिया। इसी तरह हम साथ चलने लगे, हाथ थामे। हमारी परछाई भी हमारे आगे साथ मिलकर बढ़ रही थी। कभी-कभी हमें पहला इश्क पहली दफ़ा में नहीं मिलता है। हो सकता है पहला हमें कुछ सिखाने के लिए आया था, ताकि हम इसे समझ सकें।